अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, आज के हालात के हिसाब से मैं एक ख़ास पैगाम और ख़ास एक मैसेज आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, इस उम्मीद और इस यकीन के साथ कि आप तमाम हजरात इस फ़कीर के सारे बातों को सुनेंगे, समझेंगे और इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे। और ये वो मेन अहम बातें हैं जिस पर आप सब लोगों को गौर करना है, फ़िक्र करना है और इसको दूसरों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करना है। अगर आप ये कोशिश कर रही हैं तो इसकी बरकतें, रहमतें और इसके अजर व सवाब के आप भी मुस्तहिक़ होंगे। इंशाअल्लाह मैं भी उसका बराबर का शरीक रहूँगा। जब हम आज के हालात जब देख रही हैं और न्यूज़ पढ़ रही हैं और हर जगह बजगह मुसलमानों के ऊपर जो ज़मीन तंग की जा रही है, वो मामला जब हम देख रहे हैं तो बड़ा अफसोस होता है। कभी हमारे मस्जिदों को निशाना बना के मस्जिदें गिराने की कोशिश कर रही हैं और मस्जिदों के ऊपर मुकदमात, कभी कोर्ट में, कभी हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में मस्जिदों के मामले को लेके जाया जा रहा है। फिर कभी मदरसों पर ख़तरनाक उंगली उठ रही है और मदरसों की पढ़ाई के बारे में, मदरसों के सिस्टम के बारे में उंगली उठ रही है। हमारे खानखाओं को जो है टारगेट बनाया जा रहा है, हमारे दरगाहों को टारगेट बनाया जा रहा है। अभी आप बम्बई के हालात देख चुके हैं, दिल्ली में देख चुके हैं कि पुराने दिल्ली की मस्जिद, अल्लाह अकबर, उसको शहीद करने की कोशिश और वहाँ के मदरसे को तो शहीद ही कर चुके। तो ये हालात हैं। उसके बाद जगह बजगह मुसलमानों को तंग किया जा रहा, मुसलमानों को परेशान करने की वारदात और बहुत से वाक़यात आप लोग देख रहे हैं। ये सब मसले चल ही रहे थे। उसके साथ साथ में अभी 2-4 दिन पहले ही की खबर है, आपको मालूम है, ये जो बदमाश हुकूमत है, ये हुकूमत ने जो है एक बड़ा फैसला लिया है हमारे मुसलमानों के ख़िलाफ़ और पूरे माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़। इन्होंने बड़ा जो फैसला लिया है कि जो है CAA और NRC का कानून इन्होंने लागू कर दिया, नाफिज कर दिया है। जब ये कानून लागू हो गया, नाफिज हो गया, तो कई एक लोगों को देखा जा रहा है कि बहुत से लोग जो है अभी भी इस गफलत में हैं कि कुछ होने वाला नहीं। बराबर है। इंशाअल्लाह हमें यकीन है अल्लाह की ज़ात पर, रसूलुल्लाह की ज़ात पर। इंशाअल्लाह ये भारत, ये हिंदुस्तान के राजा, महाराजा, रूहानी राजा असल में हिंदुल वली अता रसूल जिगर गोश अब्दुल ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। इंशाअल्लाह उनकी रूहानी सरपरस्ती हमें हासिल है और उनके नज़र करम से इंशाअल्लाह कुछ नहीं होने वाला। मगर तकदीर पर भरोसा करते हुए तदबीर करना बंद कर देना और कोशिश न करना, ये भी बहुत बड़ी नादानी और बड़ी गफलत की बात है। जब ऐसे हालात चल रही हैं तो हमें क्या तैयारियां करना है, क्या कोशिशें करना है, क्या हमारे पास इक़दामात हैं और हम क्या कुछ कर सकते हैं, इस पर हर एक को गौर करने की ज़रूरत है। देखिए, CAA और NRC का जो मसले हैं, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स और हमारे बाप दादा के डॉक्यूमेंट्स को खंगाला जा रहा है और इसके हिसाब से हमें हिंदुस्तान के शहरी होने न होने के बारे में फैसला किया जा रहा है। जब ऐसे मामलात हैं तो हम लोग अपने जो है इससे CAA NRC का डर खौफ के बजाय या इन लोगों की हुकूमत के पॉलिसी के खौफ करने के बजाय हम पहले अपने गिरेमार में झांक के देखें कि हम भी तो कितने अच्छे हैं, हमारे पास भी तो क्या तैयारियां हैं, हम भी तो कौन से खरे हैं। जब हम अपने ऊपर नजर उठा के देखते हैं तो अफसोस होता है कि हमारे कई एक नौजवान ऐसे हैं जो कार ड्राइविंग करते हैं और जो बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, मगर उनके पास न कोई कार का लाइसेंस है और न उनका जो है गाड़ी का लाइसेंस है। और जब उनके पेपर्स की जब तैयारी की जाती है तो वो पेपर्स भी सही नहीं होते, न कार के पेपर सही हैं न जो है बाइक के पेपर सही हैं। इसी तरीके से हम जिस घर में रह रहे हैं वो घर मेरे नाम से है या मेरे अब्बा के नाम से है या मेरे दादा के नाम से है, क्या डॉक्यूमेंट्स है, कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, क्या है, उसकी पूरी तहकीक हमें नहीं होती। और उसमें पुराने ज़माने से जो हमारे बाप दादाओं के ज़माने से जो डॉक्यूमेंट चल रहा था वही डॉक्यूमेंट्स को हम कंटिन्यू करते हुए आते रहते हैं। उसमें कई बाप दादाओं के नाम है, चाचाओं के नाम है, तायाओं के नाम है, सबके नाम, उसके ऊपर कोई डिस्कस नहीं, उस पर कोई कोशिश नहीं, उसके डॉक्यूमेंट्स बनाने की कोई फिक्र नहीं है। तो फिर ऐसी हमारी गफलत हमारी चल रही है। इसी तरीके से हमारे जो अपने प्रॉपर्टी के हिसाब से केस, जो खेतों की प्रॉपर्टी हैं या प्लॉट्स की प्रॉपर्टी हैं, जिस पर जो है हम लोग अच्छे अंदाज से उसको बना के अपने बाप के नाम से, अपने नाम से अलग अलग करके हम लोग उसको रख लेंगे तो इंशाल्लाह आगे चल के हमें भी कोई तकलीफ नहीं होगी, हम आगे आने वाले नस्ल को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। तो अब उसमें जॉइंट अकाउंट के हिसाब से कई एक लोगों के उसमें शामिल हो जाते हैं तो उस पर जो है बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे मामलात होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास डॉक्यूमेंट्स के लेकर के हमारी इतनी बड़ी गफलत है कि हमारे आज भी कई एक लोगों का आधार कार्ड सही नहीं है,
आधार कार्ड में नाम सही नहीं है, आधार कार्ड में किसी का फ़ोन नंबर है या किसी का नहीं है, किसी का नाम सही है तो किसी का बाप का नाम सही नहीं है, किसी का सरनेम सही नहीं है और उसमें एड्रेस सही नहीं है। इस पर हमारी कोई कोशिश नहीं, कोई हमारी तैयारी नहीं कि हम उसको बराबर कर लेना। और कई एक लोगों का जो है अभी 18 साल से ज़्यादा 19, 20, 21 साल हो चुके हैं, उनका जो वोटर कार्ड नहीं है, वोटिंग का जो खास हमारे हिंदुस्तानी होने का बड़ा पावर है हमारे पास, वो चीज़ वो उसकी हमारे पास कोई तैयारियां नहीं है। तो ये हमारी गफलत है और ये हमारी बड़ी कमजोरी और सुस्ती है। तो हम जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने जो है असनदात को, अपने चीज़ों की जब हम अपनी हिफाजत करते हुए, उस पर गौर करते हुए जब हम रखेंगे तो फिर किसी के माय के लाल के मजाल नहीं है कि हमें आंख उठा के देख सके और हम पर उंगली उठा सके। अल्हम्दुलिल्लाह हम हिंदुस्तानी हैं, हमें फख्र है हिंदुस्तानी होने पर, हमें फख्र है भारत के वासी होने पर। मगर जो है ये बदमाश लोग जब हमारे साथ बदमाशी कर रही हैं तो हमें अंदरूनी तौर पर अपने जो है डॉक्यूमेंट्स अच्छे अंदाज का बना के रखना चाहिए कि अपना आधार कार्ड है, अपना पैन कार्ड है, अपना वोटिंग कार्ड है और अपना जो खास करके हर एक, मेरी उम्मीद यह है कि हर कोई अपना अपना पासपोर्ट भी बना के रखे और जो है घर के डॉक्यूमेंट बराबर बना ले, अपने खेत के खेत के डॉक्यूमेंट सही कर ले, उसमें जो है जितने भी लोगों के जिन जिन लोगों के नाम होना चाहिए उनके नाम रख दें और जो आपके बाप दादा लकर दादा जिनके नाम पहले से मौजूद हो चुके हैं, उनका जिनका इंतकाल हो चुका उनके नाम को डिलीट करवा के सही अंदाज का उसको आप डॉक्यूमेंट्स बना के रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपके आगे आने वाली नस्ल को कोई तकलीफ और कोई परेशानी नहीं होगी। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि कानूनी तौर पर हमारे कई लोगों को तकरीबन किसी चीज का पता ही नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान का कानून क्या है, क्या बोलता है और हम कानून किस कानून के हिसाब से हम क्या क्या अमल कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम अपने को कुछ पता नहीं है, जिसकी वजह से हम लाखों रुपया, हजारों रुपया कानून के ना मालूमात होने की वजह से कभी हम जो है तहसीलदार ऑफिस में पैसे खिला देते हैं, कभी एसी ऑफिस में हम पैसा खर्च करके अपना काम करवाने की कोशिश करते हैं, कभी डीसी ऑफिस में अपना काम पैसा के बलबूते हम करने की कोशिश करते रहते हैं, या जो है पुलिस डिपार्टमेंट में देखिए वहां पे हजारों रुपए का पैसा हम लगा करके अपना काम बनाने की कोशिश करते रहते हैं, मगर इस बात की हमें खबर नहीं है कि वो काम जो बगैर पैसे के आसानी के साथ हो सकता है, वो काम के बारे में हमारे कोई फिक्र नहीं और हमने उसकी तहकीक नहीं किया। किसी अच्छे जानकार आदमी से मालूमात करके, किसी अच्छे वकील से मालूमात करके, अच्छे एजुकेटेड आदमी से मालूमात करके जब हम उसके कानून को मालूम करेंगे, इसका कानून क्या है, ये डॉक्यूमेंट्स हम कैसा तैयार कर सकते हैं, ये मामला हमारा फंसा हुआ है इसको हम कैसा बना सकते हैं, जब हम गौर करेंगे, कोशिश करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम आसानी से बगैर पैसे के हो सकता है। हम क्या है मालूमात की कमी की बुनियाद पर हम ऑफिस में जाते हैं, हमारा अंदाज बात करने का वैसा नहीं होता और हम जो है नादानों की तरह और कम इल्म पढ़े लिखे लोगों की तरह उनके सामने पेश होते हैं, तो हमें क्या क्या कि वो बहाने बता करके ऐसे वैसे चीज़ें बता के डरा के भेज देते हैं तो हम खामोश आ जाते हैं। अगर आपके पास जानकारी रही, मालूमात रही तो आप सामने वाले इंसान को अच्छे अंदाज से जवाब दे सकते हैं और बता सकते हैं। और मैं इसकी मिसाल में पेश करूँ, मेरे सामने कई एक लोगों के वाकयात है कि देखिए आप कानून की न जानकारी की वजह से कितना होता है। एक छोटी सी मिसाल है, इससे आप समझ जाइए। पासपोर्ट जो बनाया जाता है, पासपोर्ट बनाते वक्त जो है आपका जो है पासपोर्ट ऑफिस में जाके पहले ऑनलाइन आपको अर्जी अपॉइंटमेंट लेटर लेना पड़ता है, उसके बाद जब पासपोर्ट के ऑफिस में जाकर के अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे के जब आपका पासपोर्ट वहां से तैयार होता है तो पुलिस वेरिफिकेशन बोल के आपके जो आपका लोकल पुलिस स्टेशन है वहां पर आपका वो पासपोर्ट पहुंचता है पहले, तो वो लोग बताते हैं, समझाते हैं कि हाँ उनके ऊपर कोई केस है या नहीं है। अगर केस है तो फिर वो आगे नहीं बढ़ाते, उसकी कार्रवाई वहां पर रोक दी जाती है। अगर कोई केस नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, कोई कुछ मामला नहीं है आपके ऊपर, तो क्या है वो फौरन आपको बुला के सिग्नेचर लेके, गवाहों को लेके, आपके डॉक्यूमेंट्स लेके वहां से जो है बेंगलोर को आगे भेज देने का मामला रहता है, आगे बड़े ऑफिस डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता। ये उसकी सूरत है। अब ये सूरत में क्या है, आपको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता, आपकी सिग्नेचर ली जाती है और आपके डॉक्यूमेंट्स लेके भेजा जाता। तो वहां पर क्या है, आपको पुलिस स्टेशन में जाके किसी पुलिस ऑफिसर को या किसी जो है जिम्मेदार को 1 रुपया भी देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको घबराएगा, बताएगा नहीं, उसके लिए 500 रुपए चाहिए, 1000 रुपए चाहिए, 2000 रुपए चाहिए। जब वो बोलता है तो वो 1000 रुपए बोलेगा तो आप 500 रुपए देने के वास्ते राजी हो जाते हैं, 500 बोलेगा तो 250 रुपए देने के वास्ते राजी हो। क्यों? आपको मालूम ही नहीं है कि पैसे यहाँ पर देना है या नहीं देना है, और आप कभी पूछते नहीं। बड़े बड़े आप कारोबार करते हैं, कभी आपकी जो है तहरीरी तौर पर क्या भी चीज नहीं लेते, आप किसी से बिल नहीं लेते, आप किसी जिम्मेदार किसी जो है आप किसी आदमी से जो है अपना प्रूफ नहीं मांगते, बगैर प्रूफ के हो जाता है। बाद में मसले कई खड़े हो जाते हैं कि सामने वाला इंसान अगर इनकार कर दे तो आपके पास कोई जवाब नहीं।
کوئی ثبوت نہیں، ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس پاسپورٹ آفس میں جا کر کے 1000 روپے 2000 روپے آنکھ بند کر اس میں پولیس اسٹیشن میں جا کر کے صرف سگنیچر کرنے کے بعد وہ آگے بھیجنے کے واسطے اس کو جو ہے 1000 2000 روپے دے دے رہے ہیں۔ میں نے کئی لوگوں کو بتایا سمجھایا، مگر لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے اور ان کی غفلت ہوتی ہے۔ الحمدللہ آپ کو پولیس اسٹیشن میں جا کے 1 روپیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ مانگے اور پوچھے تو آپ بول سکتے ہیں بھائی یہ کس کی فیس ہے، آپ کیا فیس لینا چاہ رہے ہیں؟ اگر ہاں میں فیس دے دوں گا، اس کا آپ بل دے دو، اس کی آپ رسید دے دو کہ کتنا پیسہ گورنمنٹ کو بھرنا ہے، کتنا نہیں بھرنا ہے۔ جب آپ یہ بولیں گے تو خاموش رہ جائے گا، آپ کو 1 روپیہ دیے بغیر وہاں پہ آپ کو سگنیچر کر کے آپ کو واپس آنا ہے۔ ہاں آپ بولیں گے اگر پیسے نہیں دے گا تو میرا کام نہیں کرے گا، یہ بات دماغ سے نکال دیں۔ ان کے لیے متعین وقت ہوتا ہے کہ اتنے دنوں میں پھر دوبارہ ویریفیکیشن کر کے بھیجنا ہے کہ ان کے پاس ان کے اوپر کیس ہے یا نہیں ہے۔ تو جو ہے آپ اس کو پیسے نہیں بھی دیں گے، 1 روپیہ نہیں بھی دیں گے اور آپ اس سے بات چیت کر کے آ بھی جائیں گے تو آپ کا پاسپورٹ نہیں رکے گا۔ جتنا وقت میں آپ کو آنا تھا واپس پھر ضرور اتنے وقت پر آپ کو پوسٹ کے ذریعے سے آپ کے گھر تک پہنچ جائے گا۔ لہٰذا اس طرح کی قانونی جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں اور جس کو چاہے اس کو پیسہ دے دیتے ہیں، یا جب ہمارا کوئی لائسنس نہیں ہوتا ہے، گاڑی ہم چلاتے رہتے ہیں، پولیس سے ہم ڈرتے رہتے ہیں، ہیلمٹ کا استعمال نہیں کرتے، پولیس سے ہم ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ جو قانون ہے، قانون کے آپ پالن کیجئے اور قانون کا لحاظ کرو آپ، اس کے بعد انشاءاللہ بے باک رہو، خوددار بن کے رہو، اور آپ جو ہے آپ ہندوستان کے زبردست شہری ہیں، شہری ہونے کے ناطے آپ شان کے ساتھ رہنے کی آپ عادت بناؤ، اور یہ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمام ہمارے قوم کے ذمہ داروں سے، متولی اراکین سے، صدر اراکین سے اور جو ہے تمام تنظیموں کے ذمہ داروں سے میں یہ بات کہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر قانونی بیداری لانے کے واسطے کوشش کریں، اور ہمارے مسلمانوں کے اندر جو ہے قانونی طور پر بے شمار جانکاریاں ہوں، یا ان کے ڈاکومنٹس کو صحیح کرانے کی آپ بیداری مہم تیار کریں، اور ہر ایک کو جو ہے ان کا ڈاکومنٹس بنانے کے بارے میں فکر کرانے کی کوشش کریں۔ مسجدوں میں ایسے اعلانات ہوں، ہمارے علماء کرام، ہمارے قوم کے ذمہ دار خطیب حضرات بھی اس پر توجہ کریں کہ ہم دنیا میں رہنا ہے اور ہندوستان میں رہنا ہے، تو ہندوستانی قانون کے حساب سے ہمیں کیا کیا کچھ کرنا چاہیے تیاریاں، اور ہم جتنی غفلت میں ہے یہ تمام چیزیں آپ کریں گے تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ کوئی غیر آدمی ہمارے پر انگلی اٹھا کر کے ہمیں پریشان نہیں کر سکتا۔ آج اسی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ آج ہمارے بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بچے ہمارے اچھے انداز کے تعلیم حاصل کریں، تربیت حاصل کریں، اور تعلیم نوکری کے مقصد سے کبھی نہیں کریں۔ ارے نوکری سے نوکر بنتا ہے، نوکری سے نوکر بنتا ہے۔ ہم نوکر نہیں بنیں گے انشاءاللہ، ہم مالک بن کے دکھائیں گے اور ہم اونر بنیں گے، اونر۔ تو اس انداز سے آپ کوشش کریں۔ پڑھائی جو ہے صرف نوکری کے واسطے نہیں کہ میں یہ نوکری کروں گا، وہ نوکری کروں گا، وہ جاب کروں گا، یہ جاب کروں گی، یہ دماغ پہ آپ مت رکھیے۔ نوکری سے آپ کو 30,000 ملیں گے، 40,000 ملیں گے، بہت بولے تو 50,000 ملیں گے، مگر آپ اچھے بڑے ایجوکیٹڈ ہوں گے، تعلیم یافتہ ہوں گے، آپ انشاءاللہ 50,000 نہیں، انشاءاللہ آپ 50 لاکھ کمانے کے قابل بن سکتے ہیں، اور اس کے اندر وہ قابلیت آپ کے اندر آ سکتی ہے۔ تو آپ کے پاس اگر نالج رہی، علم رہا، معلومات رہے، اچھے سے اچھے آپ کو ڈگریاں کرنے کا موقع ملا اور اپنے اچھے سے اچھے ڈگریاں کر لیا، تو پھر آپ کو زمانہ آپ کے پیر چومنے کو تیار ہے، اور بڑے بڑے کمپنیاں آپ کے واسطے تیار ہیں کہ ہم اس کو جو ہے یہ پوسٹ دیں گے، انجینئر ان کو مینیجر کا پوسٹ دیں گے، ان کو سیکرٹری کا پوسٹ دیں گے، ان کو بڑا سے بڑا پوسٹ دیں گے۔ اس طریقے سے کئی ایک لوگ آپ کے واسطے تیار ہیں۔ لہٰذا آپ اس چیزوں کی طرف توجہ کریں، اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم میں بہت اچھے انداز سے اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم میں آگے بڑھائیں۔ ہر ایک میدان میں ہمارا بچہ آنا ہے، ہمارا بچہ انشاءاللہ مستقبل میں جو ہے ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لائر بنے، IAS آفیسر بنے، KS بنے، AS بنے، اور ہمارا بچہ جو ہے بڑے بڑے مقام پہ پہنچے، PSI بنے، تحصیلدار بنے، PDO بنے، اور ہمارا بچہ انشاءاللہ کل چل کر کے کارپوریٹر بنے، MLA بنے، MPs بنے، MP بنے ہمارا بچہ۔ یہ ہمارا افسوس کی بات ہے، دیکھیے پورے کرناٹک سے ایک بھی آدمی ممبر آف پارلیمنٹ نہیں ہے مسلمانوں میں سے۔ اب انشاءاللہ چند دنوں میں الیکشن آنے جا رہا ہے، تو ہمارے تمام مسلمانوں سے گزارش ہے آپ اپنے چند لوگوں کو تو ایسا تیار کرو کہ وہ دلی کے سرزمین پر پارلیمنٹ میں آواز اٹھا سکے مسلمانوں کے بارے میں، اور مسلمانوں کے حق کے بارے میں آواز اٹھا سکے۔ کیا ایک بھی MP ہونے کے قابل ہمارے مسلمان نہیں ہے؟ یہ ہماری غفلت ہے۔ ہم آج ہر عہدے سے دور ہیں، وجہ کیا ہے کہ ہم نالج سے، علم سے دور ہیں۔ دوسرے قوم دیکھو، آپ پیپراں لے کے مارے ادھر بھاگتے رہتے ہیں اپنے ڈاکومنٹ صحیح کرنے، اپنے پراپرٹی کے ڈاکومنٹ صحیح کرنے اور اپنا حق حاصل کرنے کے واسطے۔ ہم ہیں نہ ہمیں گورنمنٹ کی اسکیم لینا آتا ہے، نہ ہمیں گورنمنٹ کے قانون کی پتہ ہے، نہ ہمیں گورنمنٹ سے لڑنا معلوم ہے، نہ گورنمنٹ کے جو ہے اسکیم سے ہمیں کیسا فائدہ حاصل کرنا وہ پتہ ہے، کچھ نہیں ہے۔
بس ہم بڑی مشکل کے ساتھ 500-600 روپے کما لے رہے ہیں اور ہم سمجھ جا رہے ہیں کہ ہم وقت کے عظیم بڑے کامیاب انسان ہیں، تو یہ ہماری غفلت ہے۔ اس کے لیے ہمیں اس پر خاص توجہ کرنا چاہیے۔ ہر ایک عہدے پر فائز ہونا یہ ہمارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ہر میدان میں مسلمان آئے، ہر میدان میں مسلمان کامیاب بنے۔ ہمارے مسلمان ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں آئے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آئے، ہمارے مسلمان سیاست کے میدان میں آئے، ہمارے مسلمان پولیس ڈپارٹمنٹ میں آئے، ہمارے مسلمان ریلوے ڈپارٹمنٹ میں رہے، ہمارے مسلمان آدمی ہر ڈپارٹمنٹ میں بڑے سے بڑے پوسٹ پر رہے گا تو انشاءاللہ وہ خدمت، بڑی خدمت کر سکتا ہے۔ بغیر عہدے کے، بغیر جو ہے بڑے پوسٹ پہ رہے، بغیر بڑے مقام پہ رہے، آپ جو ہے اپنے اسلامی بھائیوں کی اور اپنے مسلمانوں کی بڑی خدمت نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ میرا درد بھرا پیغام ہے، آپ CAA سے نہ گھبرانا، مگر اس کی تیاریاں اچھے انداز سے آج ہی سے آپ شروع کر دو تو بڑا کام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہمارے تمام قوم کے ذمہ داروں کو، قوم کے قائدین کو، قوم کے غور کرنے والے، فکر کرنے والے ایجوکیٹڈ انسانوں کو مولا ایسی اچھی توفیق عطا فرما تاکہ وہ قوم کی خدمت کر سکیں، اور ہمارے سارے علماء کرام کو ایسی فکر انگیز خطابات کرنے کی مولا توفیق عطا فرما، قوم کو آگے بڑھانے کے واسطے فکر انگیز عنوانات پر گفتگو کرنے کی مولا توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے اس پیغام کو عام فرما اور اس کے ذریعے سے قوم و ملت کا بھلا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور سیدنا محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔